दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अद्वैत एजुकेशन में। और आज स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आया हूं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। मेरा नाम है तरुण और आप जानते हैं कि अद्वैत एजुकेशन पर मैं आपके लिए जो क्लासेस लेकर आता हूं, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और बहुत ही जल्द इकोनॉमी और क्या बोलते हैं एनवायरमेंट के भी क्लासेस मैं लेकर आऊंगा। तो आज मैं बताने वाला हूं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो क्या हैं और कैसे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ताउते आया था, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि ताऊ जी आया था। अब ताईजी आने वाली है। ताईजी मतलब हम बात करेंगे यश की। क्लियर है? ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा पे। वहां पर क्या करेगा? प्रभावित करेगा। इट मींस ये उड़ीसा वाले क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे इनका जनरेशन होता है। सबसे पहले अगर जो सिंपल एक सिद्धांत है, जो एक प्रिंसिपल है, जिसको बोला जाता है टेम्परेचर डिफरेंस या फिर हम बोलते हैं तापांतर का सिद्धांत, ये मैं शॉर्ट में बता दूं आप लोगों को। क्या होता है कि जो वाटर बॉडी रहती है यानी जल वाला जो क्षेत्र रहता है, ये दिख छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, क्योंकि आपको पता होगा 75% ऑलमोस्ट जो रहता है वो भाग है, 3/4 जो भाग है वो पूरा वाटर है। तो ये जो वाटर बॉडी जब गर्म हो जाती है गर्मी के दिनों में 27 डिग्री प्लस से जब टेम्परेचर हो जाता है तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर निम्न दाब यानी लो प्रेशर वाला रेंज बन जाता है। जब वो लो प्रेशर रेंज बनता है तो जो क्या बोलते हैं पवनें हैं वो घूमना शुरू करती हैं। और एक और चीज याद रखना, अभी मैं वीडियो के माध्यम से यानी एनिमेशन के माध्यम से बताने वाला हूं। ये अगर मैं मान लिया सपोज ये मेरा इक्वेटर है, सपोज की बात करूं, क्योंकि इंडिया के पास नहीं होगा, वो बहुत नीचे रहता है, यहां पर जगह नहीं, इसलिए मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं। इक्वेटर से जब कोई भी जो वाटर करंट है, ओशन करंट है, ऊपर की ओर जब मूव करना शुरू करती है तो राइट साइड शिफ्ट हो जाती है। सेम अगर वो इधर आएगी, है ना, तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, है ना, जो ये जो रेंज रहता है जिसको हम बोलते हैं पोल या फिर बोल सकते हैं ध्रुव, तो ध्रुवों से आने वाली जो जलधाराएं हैं वो इधर शिफ्ट होती हैं इस तरीके से, और इधर से जो आएंगी वो इधर इस तरीके से शिफ्ट होती हैं। तो ये जो नियम कहलाता है फेरेल का नियम या फिर बोलते हैं कोरियोलिस बल का प्रभाव, ये हम एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे थोड़ी देर बाद। बस आप इतना समझिए कि जब ये ऊपर की ओर बहना शुरू होंगी 0 डिग्री से यानी इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से, तो राइट साइड की ओर शिफ्ट होती हैं, और ये जब इधर आती हैं तो इस ओर शिफ्ट हो जाती हैं। जब दोनों एक साथ मूव करना शुरू करेंगी तो समझिए ये इधर मूव करना शुरू कर रही है और ये इधर मूव करना शुरू कर रही है। और एक पॉइंट के बाद यहां पर सपोज उसको जब सेंटर मिल जाता है ना, तो आप समझिए ये ऐसा घूम रही है, ये ऐसा घूम रही है, तो डायरेक्शन इनका मिल जाता है इस टाइप का। इसीलिए हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अगर हम यहां की बात करें तो ये इधर और इधर मुड़ेगी और ये इस ओर मुड़ेगी। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन्स जो रहते हैं, चक्रवात जो रहते हैं, उनका डायरेक्शन कैसे रहता है? घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त। क्लियर? तो ये तो हो गया मोटा मोटी बातें, है ना। ताउते तो आपको पता है गुजरात पर ये टकरा कर, है ना, इसने अपना कमाल दिखा चुका है, तबाही मचा चुका है। अभी जो आने वाला है यश, और साथ ही साथ हम जानेंगे, है ना, ओमान ने इसका नामकरण किया है, कैसे इसका नामकरण होता है, क्या चीज होता है। उसके पहले मैं थोड़ा सा चीज आपको बता दूं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको हम बोलते हैं वो इन रेंजेस पे आते हैं, यानी जो आपके इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर वाले रेंज में जो आते हैं, ये सब जो रेंज आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके, इस रेंज में जो तूफान आते हैं, समुद्री तूफान, उनको नाम किस नाम से जानते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से। अगर मैं बात करूं इस रेंज पे, यानी स्पेशली आपका जो पैसिफिक ओशियन वाला जो रेंज है ना, रशिया और जापान के सेंटर वाला जो रेंज है, वहां पर जाना जाता है इसको टाइफून के नाम से। अगर मैं बात करूं अटलांटिक वाला जो रेंज है, यानी यूरोप और अमेरिका के बीच, या फिर आपका अमेरिका का जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, वहां पर जो तूफान आता है समुद्री तूफान, उसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कई बार ऑस्ट्रेलिया वाले रेंज में इसको विली विली के नाम से भी जानते हैं। गॉट इट? बट जो मेन जो फेमस है वो 3 है, आपका साइक्लोन, और ये है आपका टाइफून, और ये है आपका हरिकेन। ठीक? अगर मैं इस तस्वीर की मैं बात करूं तो यहां पर आपको 2 व्यक्ति नजर आ रहे होंगे, एक का नाम है कैटरीना और एक का नाम है अर्नब। क्लियर? बट ये वो कैटरीना या वो अर्नब नहीं है जिसको आप जानते हैं। ये जो कैटरीना है ये है हरिकेन यानी समुद्री तूफान, ये है अर्नब यानी साइक्लोन जो बांग्लादेश ने नाम दिया था। अब हम जानेंगे कि कैसे इनका नामकरण होता है, कैसे इनको नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। तो सबसे पहले लगभग 1953 के आसपास 1953 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई कि नामकरण कैसे होगा, कैसे इनको नाम देना है। बाद में धीरे धीरे WMO यानी आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा
कि सबको अलग अलग रेंज यानी अलग अलग एरिया के हिसाब से, मेजर एरिया के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और वो आपस में मिलकर तय करेंगे कि उसका नाम कैसा होगा। 2004 के आसपास इंडिया के पहल पर, भारत के पहल पर लगभग 8 देशों ने मिलकर इसको एडॉप्ट किया और कहा कि हम अपने क्षेत्रों में आने वाले, अपने क्षेत्र मतलब हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी के जो क्षेत्र में आने वाले तूफानों का नामकरण हम 8 देश लोग करेंगे। धीरे से उसमें कुछ और देश शामिल हुए। अब इस समूह में टोटल 13 देश हो चुके हैं। वो 13 देश कौन है, याद रखना, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, है ना, और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और यमन। यह 13 देश मिलकर तय करेंगे कि उन क्षेत्रों में आने वाले तूफान का नाम क्या होगा। जब ताउते आया था तो उनका जो नामकरण जो किया था वो किया था म्यांमार ने, क्लियर। और अभी जो आने वाला है, जो आ रहा है जिसका नाम है यश, उसका जो नामकरण है वो किया है ओमान ने, क्लियर। तो ये जो नामकरण रहता है, ये जो 13 देश हैं वो अपना एक लिस्ट बनाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये जमेगा। अल्फाबेटिकल बोले तो सबसे पहले बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, ऐसा जमेगा। सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका यमन, और इनके अकॉर्डिंग जैसे कि अभी एम से आया, एम के बाद जो अगला ऑर्डर है वो है ओ, है ना, एन नाम से यहां पे तो कुछ है नहीं, तो जो बच गया वो है ओ, तो एम के बाद आ गया ओ, ओ के बाद आएगा नेक्स्ट जो अल्फाबेट रहेगा वो करेगा नामकरण, क्लियर। तो उसके हिसाब से ये चलता है। दूसरी जो चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर नाम आपने रख दिया, इट्स ओके, नामकरण आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या क्या रूल्स उसके रहने चाहिए, तो कुछ एक रूल्स रहते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, आपका नाम रखते हैं, लेकिन चिढ़ाने के लिए आप लोग कुछ भी दूसरा नाम रख देते हो अपने दोस्तों का। तो सेम यहां पर कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश की भावनाओं को आहत ना करे, या उनकी जो सामाजिक, राजनीतिक किसी भी स्थिति को प्रभावित ना करे, इस चीज का क्या किया जाता है, बाकायदा ध्यान रखा जाता है। किसी भी तरीके से वो हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो रहता है, इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, यानी बोलने में बिल्कुल आसान रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी उटपटांग टाइप से नाम बोल दिया, लाइक चाइना लोग रहते हैं चिंग चोंग, चैंग चुंग, इस टाइप से नाम नहीं रहना चाहिए, क्लियर है, सब लोग बोल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है 8 वर्ड 8 कैरेक्टर से ज्यादा उसका नाम नहीं होना चाहिए। साउथ के जैसे नाम आपने सुना होगा, तिरुवनंतपुरम एंड ऑल, ऐसा लंबा चौड़ा, तो भाई हम स्पेल कर सकते हैं, बाहर वाले इसको स्पेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन नाम होता है। तो वो सारा चीजों को क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि यह जो नाम है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है और इसी के आधार पर नामकरण होता है। नामकरण चूंकि देखिए, जैसे कि अगर मैं देशों की बात करूं, महासागरों की बात करूं, एक ही नाम है, इसलिए एक नाम है ताकि लोग उसको सुनकर कंफ्यूज मत हो कि भाई अलग, जैसे उसने, इंडिया ने कुछ और नाम रख दिया, पाकिस्तान ने कुछ और नाम रख दिया, तो उसको मिलकर कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए वो एक नाम रखा जाता है, क्लियर। इस एनिमेशन के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए जिस चीज को मैं बताना चाह रहा था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जो कोरियोलिस प्रभाव जो रहता है, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग फेरेल का नियम, उसको आप समझिए बिल्कुल आसान भाषा में, यहां पर बिल्कुल एनिमेशन के माध्यम से। ये पृथ्वी का जो सेंटर वाला पोर्शन है, जिसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया, एक है ए जो बिल्कुल आपका भूमध्य रेखा के पास, एक बी जो थोड़ा सा अंदर रहेगा, क्लियर। ए वाला जो पार्ट है इक्वेटर के पास है, और ये जो बी वाला पार्ट है वो इक्वेटर से थोड़ा दूर है। मतलब जैसे आप बोल सकते हो, जैसे इंग्लैंड जो इक्वेटर से दूर है, ब्राजील जो बिल्कुल इक्वेटर के पास है। हम जब यहां पर देखेंगे, इक्वेटर का मोशन फास्ट होता है और जो पोल रहता है, ध्रुव वाला जो रहता है, वो बिल्कुल स्लो होता है। जैसे ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, सपोज ग्रीनलैंड का कोई आदमी है, यहां पर जो रहने वाले लोग हैं, वहां पे मोशन बिल्कुल आपको कम मिलेगा, है ना। बट इक्वेटर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्राजील की बात करूं, यहां पर जो रोटेशन है वो बहुत आपको फास्ट है या तेज मिलेगा। ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली इक्वेटर वाली लाइन है, यहां पर जो ओशन करंट है, महासागरीय धाराएं हैं या पवने हैं, वो बहुत तेज मूव करेंगी क्योंकि उनका व्यास या डायमीटर ज्यादा होता है। लेकिन जो उनके दूर दूर जैसे जाते जाओगे तो उनका जो आपका स्पीड है वो बिल्कुल कम होते जाएगा। यहां से कोई ओशन करंट है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब ऊपर की ओर मूव करना शुरू होती है तो राइट साइड मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस स्पीड को उनको बैलेंस करना होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर वहां से कोई ओशन करंट आ गया या कोई जलधारा आएगी तो वो इस ओर मुड़ना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है और यहां पे स्पीड अधिक होती है, तो ये इस स्पीड को उनको मेंटेन करना होता है।
अगर हम बात करें, है ना, कि ये जो साउथ से जब क्या बोलते हैं करंट्स आएंगी तो इस ओर आएंगी, नॉर्थ से इस ओर आएंगी, यहां से निकलेंगी तो इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कोई एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है ना, लो प्रेशर एरिया जहां पर बहुत कम प्रेशर हो जाता है, तो इधर की जो धाराएं हैं वो इस ओर मुड़ना शुरू करेंगी और इधर से जो धाराएं आती है वो इस ओर मुड़ना शुरू करेंगे। क्लियर है। जब ये धारा इधर आ रही है और ये धारा इधर जा रही है, मतलब दोनों क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो इस ओर ऐसे मोड़ते हैं या इस ओर मोड़ते हैं, तो एक इधर मुड़ेगा एक इधर मुड़ेगा, मतलब ये डायरेक्शन जो बन रहा है वो कैसा बन जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ में होता है। अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में याद करिए सेंटर से यानी इक्वेटर से जो भी जलधारा आती है वो इस ओर मुड़ना शुरू होती है और नीचे से जो भी जलधारा जाती है वो इस ओर मुड़ना शुरू होती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे मुड़ेगा और इसको जब हम बात करेंगे, सॉरी ऐसे मुड़ेगा, तो ये जो रह जाता है वो हो जाता है आपका क्लॉकवाइज। इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर की जो साइक्लोन्स जो आते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं आपके, है ना, क्लॉकवाइज, और ये जो रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वो रहते हैं आपके एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये था आपका चक्रवाती तूफानों के बारे में, क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होता है ना, क्यों पैदा होता है उसका भी एक छोटा सा एक रीजन है, मैंने बताया था, है ना। अगर हम देखेंगे सेंटर वाला जो पार्ट रहता है, सेंटर वाला जो पार्ट है ना, यहां से जब ये मूव करना शुरू करेगा, इधर से जो पोल से ठंडी हवाएं जब आती है, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं, है ना, तो इधर इस ओर मुड़ेगा और ये इधर इस ओर मुड़ेगा, दोनों जब मुड़ेंगे, है ना, तो यहां पर बन जाएगा सेंटर जिसको बोला जाता है आई, और इसका जो रेंज रहता है, चौड़ाई रहती है बहुत ज्यादा रहती है, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए, वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहनी चाहिए। तब क्या होता है, ये एक, है ना, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का रूप लेता है। साथ ही साथ इसकी स्पीड थोड़ी अच्छी खासी रहनी चाहिए। एक और चीज आप नोटिस करना, न्यूज़पेपर में इसको बोला जाता है ना लैंडफॉल। लैंडफॉल का मतलब है जमीन पे आते आते क्या हो जाता है, ये अपना गति खत्म कर देता है। बट चूंकि इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए, इसको बनने के लिए, जलधाराओं को घूमने के लिए उसको वाटर बॉडी चाहिए। चूंकि लैंड वाला जो पार्ट रहता है वहां पर कोई वाटर बॉडी नहीं रहती, इसलिए जमीन में आते आते क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन उनकी जो क्या बोलते हैं स्पीड या फिर उनका जो साइज इतना बड़ा रहता है कि वो बहुत दूर तक क्या करता है, तबाही मचाते चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, अगर कार है ना, एक दीवार से जाके टकराएगी तो मेन मान सकता हूं कि उसकी स्पीड जो है वो दीवार पे तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जो इंपैक्ट करेगा, जो उसको तोड़ेगा या फिर उसको जो पूरा नुकसान पहुंचाएगा वो बहुत ज्यादा होता है। तो सेम यही कंसेप्ट है ना, इसका जो असर है वो जमीन पर आते ही खत्म हो जाता है, तोड़ देता है वो अपने आप को, इसलिए लैंडफॉल बोला जाता है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत दूर तक रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।